नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल दिशा क्लासेस PWR में। और मैं आपके साथ विनोद रायकवार। और चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर क्लिक कर लें जिससे आने वाली नोटिफिकेशन आप तक जल्दी पहुंच जाएं। आज हम अध्ययन करेंगे दोस्तों सूक्ष्म शिक्षण का पूरा एक ही वीडियो में, ठीक है ना, पूरा का पूरा, और बहुत ही बढ़िया तरीके से आप इसको ध्यान से देखें। आइए शुरू करते हैं। सूक्ष्म शिक्षण। सूक्ष्म शिक्षण का मतलब है सूक्ष्म माने लघु शिक्षण, लघु शिक्षण। तो जो सामान्य शिक्षा होती है उसकी अपेक्षा एक छोटी शिक्षा कक्षा का निर्माण करते हैं और उसी पर अभ्यास कार्य किया जाता है, जिससे कि कक्षा में आने वाली जो समस्याएं हैं उनका जो प्रशिक्षु हैं, जो छात्र अध्यापक हैं, वो पहले से ही तैयारी कर लें और उसमें पारंगत हो जाएं। और बार बार अभ्यास करने से उन समस्याओं का निराकरण वो है छात्र अध्यापक करना सीख जाते हैं। तो इसमें सूक्ष्म शिक्षण में यही सब कुछ किया जाता है। आइए जानते हैं सूक्ष्म शिक्षण का इतिहास क्या है, हिस्ट्री क्या है इसका। तो सूक्ष्म शिक्षण जैसे बताया, इसका अर्थ क्या होता है, शिक्षण का लघु रूप। सारी जो अवस्थाएं हैं शिक्षण तत्व की वो छोटी हो जाती, कक्षा का आकार छोटा हो जाएगा, समय कम हो जाएगा, ठीक है, और हमारा जो कंटेंट है पढ़ाए जाने वाला वो भी कम हो जाएगा। सूक्ष्म शिक्षण का प्रारंभ जो हुआ था वो 1961 से माना जाता है, ठीक। तो 1961 बताएंगे कि सूक्ष्म शिक्षण का जो प्रारंभ है 1961 ईस्वी में स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय से A.W. एलन के निर्देशन में एचिसन बुश ने सूक्ष्म शिक्षण पर संकुचित अध्ययन प्रारंभ किया था। तो सर्वप्रथम जो सूक्ष्म शिक्षण का आरंभ 1961 में और A.W. एलन के निर्देशन में 2 जून के छात्र थे एचिसन और ब्रुश। तो इन्होंने सबसे पहले सूक्ष्म शिक्षण पर संकुचित अध्ययन किया था और वीडियो टेप के माध्यम से इन्होंने सूक्ष्म शिक्षण को परिभाषित किया था। आगे बात करते हैं सूक्ष्म शिक्षण शब्द का प्रयोग। तो सूक्ष्म शिक्षण शब्द का प्रयोग 1963 में किया गया था। सर्वप्रथम किसने किया था, तो A.W. एलन ने किया था। और इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी इसी के ऊपर, माइक्रो टीचिंग के ऊपर, सूक्ष्म शिक्षण के ऊपर। उस पुस्तक का नाम है माइक्रो टीचिंग। सूक्ष्म शिक्षण का जन्मदाता इसीलिए इनको माना जाता है A.W. एलन को, ठीक। तो 2-3 बातें हैं, इनको फिर देखते हैं। सूक्ष्म शिक्षण का प्रारंभ हुआ था 1961 में और किसने किया था, A.W. एलन के निर्देशन पर एचिसन और ब्रुश ने सूक्ष्म शिक्षण पर सर्वप्रथम वीडियो टेप के माध्यम से सूक्ष्म शिक्षण शब्द का प्रयोग किया। तो वो किया था 1963 में, किसने, A.W. एलन फोर्ड ने, ठीक है। जो A.W. एलन है वो स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय में प्रोफेसर थे। सूक्ष्म शिक्षण का जन्मदाता किसे माना जाता है, तो A.W. एलन को इसका जन्मदाता माना जाता है। आइए दोस्तों सूक्ष्म शिक्षण का इतिहास हम अब भारतीय परिप्रेक्ष्य में देखेंगे। तो भारत में सूक्ष्म शिक्षण शब्द का जो प्रयोग है 1967 में प्रोफेसर D.D. तिवारी के द्वारा, जो सेंट्रल पेडागोजिकल इंस्टीट्यूट जो वर्तमान प्रयागराज में स्थित है, प्रयागराज में स्थित है, वहां पर एक प्रोफेसर थे, वहां पर इन्होंने सूक्ष्म शिक्षण शब्द का प्रयोग किया था। भारत में सूक्ष्म शिक्षण पर राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन है जो वो कहाँ की कब किया गया था, 1978 में, और यह किया गया था इंदौर विश्वविद्यालय में किया गया था। इसमें विभिन्न प्रकार के जो सूक्ष्म शिक्षण से संबंधित प्रोफेसर थे जो कार्य कर रहे थे इस पे, तो उनको इसमें आमंत्रित किया गया था। अपने विचारों को राष्ट्रीय कार्यशाला में अपने विचारों को बतलाया जाता है, विचार विमर्श होता है यहाँ पर, ठीक। तो ये हमारा भारतीय परिप्रेक्ष्य में हो गया। इससे आपको याद रखना है कि जब 1900 सूक्ष्म शिक्षण की बात हो तो 1961, फिर 2 जोड़ेंगे तो 1900 कितना होगा, 63, फिर 4 जोड़ेंगे तो 1967, और फिर 67 है, फिर हो जाएगा 78। इन 4 डेटों को आप याद रखें, ठीक। सबसे पहले 1961 में सूक्ष्म शिक्षण का प्रारंभ हुआ, 1963 में शब्द का प्रयोग किया गया, ठीक है, डॉक्टर एलन साहब के द्वारा। फिर 1967 की बात करें तो भारत के परिप्रेक्ष्य में देखेंगे तो भारत के परिप्रेक्ष्य में D.D. तिवारी जी ने इसको, इस शब्द का प्रयोग किया था। और 1978 में जो इंदौर विश्वविद्यालय है वहां पर इसका एक राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन किया गया था, यहाँ 1978 में, ठीक है दोस्तों। आइए देखते हैं सूक्ष्म शिक्षण की परिभाषाएं क्या हैं। तो जो
विश्व प्रसिद्ध परिभाषा है वो एलन साहब की है। एलन साहब ने अपनी पुस्तक माइक्रो टीचिंग में लिखा है, क्या लिखा कि सूक्ष्म शिक्षण सभी प्रकार की शिक्षण संबंधी क्रियाओं को छोटे छोटे भागों में विभक्त कर दिया जाता है, सभी प्रकार की। तो सभी प्रकार की क्रिया अगर कहें कि कक्षा का आकार तो वो छोटा कर दिया जाता है, तो कक्षा का आकार छोटा कर दिया जाता है, ठीक है। पढ़ाए जाने की अवधि कम कर दी जाती है, और कंटेंट जो पाठ्यक्रम है या पाठ्य वस्तु है वो भी का कम कर दिया जाता है। तो इन सारी चीज़ों को कम कर दिया जाता है। तो माइक्रो टीचिंग पुस्तक के लेखक कौन है, तो आप बताएंगे एलन साहब। और अगर आए सूक्ष्म शिक्षण सभी प्रकार की शिक्षण संबंधी क्रियाओं को छोटे छोटे भागों में विभक्त करना है, यह कोटेशन किसकी है, यह परिभाषा किसकी है, तो आप बताएंगे डॉक्टर एलन साहब की है। अगली परिभाषा है सूक्ष्म शिक्षण की परिभाषा की देखेंगे दूसरी, तो हमारे भारतीय परिप्रेक्ष्य में देखेंगे तो बी के पाशी की है, ठीक है। और बी के पाशी ने कहा इसमें सूक्ष्म शिक्षण एक प्रशिक्षण तकनीकी है, ठीक है ना। तो इस बात को याद रखें, डायरेक्ट क्वेश्चन यहां से पूछा जा सकता कि सूक्ष्म शिक्षण क्या है, तो प्रशिक्षण तकनीक है। किसने माना, बी के पाशी ने, जो शिक्षण प्राप्त करने वाले शिक्षकों से यह अभिलाषा रखती है कि किसी तत्व को थोड़े से छात्रों को थोड़े से समय में और एक विशिष्ट शिक्षण कौशल के माध्यम से शिक्षण दें। तो सिर्फ एक शिक्षण कौशल का इसमें प्रयोग किया जाता है। तो ये बी की पाशी की परिभाषा होगी दोस्तों। और इसको फिर से देखते हैं, सूक्ष्म शिक्षण एक प्रशिक्षण तकनीक है इन्होंने बोला, और जो प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले शिक्षकों से यह अभिलाषा रखती है कि किसी तत्व को थोड़े से छात्रों को थोड़े से समय में और एक विशिष्ट शिक्षण कौशल के माध्यम से शिक्षण दें। दोस्तों आइए फिर हम बढ़ते हैं आगे और सूक्ष्म शिक्षण की देखते हैं विशेषताएं। क्या इसकी विशेषताएं हैं, सूक्ष्म शिक्षण में क्या विशेषता है, विशेषताओं को अंग्रेजी में कहते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स। तो सूक्ष्म शिक्षण की विशेषता है कि ये व्यक्तिगत शिक्षण है, इंडिविजुअल टीचिंग है, ये सबसे पहली बात तो है, ठीक। फिर है हमारा अगला कि कक्षा का आकार 5 से 10 छात्र अध्यापक होते, छात्र अध्यापक कह दो चाहे तो इसको प्रशिक्षु कह दो आप, ठीक है ना, ए। फिर है एक शिक्षण कौशल पर बल दिया जाता है, इसको याद रखें, केवल एक ही शिक्षण कौशल पर बल दिया जाता है। कितने, एक को शिक्षण कौशल पर। जैसे कि अगर एक बार में करें तो श्याम पट्ट कौशल को लेंगे अगर, तो हम श्याम पट्ट कौशल पर ही बात करेंगे कि जो बोर्ड है उस पर साफ साफ लिखा होना चाहिए, सीधे अक्षर होना चाहिए, दूर पे जो हमारा छात्र बैठा है कक्षा दूर, सबसे दूर, तो उसको भी साफ साफ दिखाई देना चाहिए, और जो अध्यापक है वो 45 अंश के कोण पर खड़ा होना चाहिए। ये सारी बातें इसके अंतर्गत की जाए। तो इस सूक्ष्म शिक्षण में केवल एक शिक्षण कौशल पर बल दिया जाता है। पाठ पढ़ाने की जो अवधि है वो 5 से 10 मिनट होती है। तत्काल प्रतिपुष्टि प्रदान की जाती है। देखो इसमें हाल लगाओ हाल फाड़ दो, यानी कि प्रतिपुष्टि, तुरंत फीडबैक दिया जाता है, और फीडबैक के माध्यम से जो हमारे प्रशिक्षु होते हैं, छात्र अध्यापक होते हैं, जो उनके द्वारा समस्याएं गलतियां की गई हैं उनको वो तुरंत ठीक कर लेते हैं, और फिर हम पुनः कार्य इस पे करते हैं, और तब तक करते रहते हैं जब तक कि उस शिक्षण कौशल में पारंगता हासिल ना कर ले, यानी कि उस शिक्षण कौशल में दक्ष ना हो जाए। पाठ्य वस्तु है वो कैसी होती है, सीमित, यानी कंटेंट है वो कम होता है। शिक्षण तत्वों को अगर हम पूरी ओवरऑल मिला दें तो क्या कह सकते, शिक्षण तत्वों को सूक्ष्म स्वरूप दिया जाता है। जितने भी शिक्षण के तत्व हैं उनको सूक्ष्म माने लघु स्वरूप दिया जाता है, ठीक। तो ये परिभाषा होगी, एक बार फिर से देख लेते। व्यक्तिगत शिक्षण है, कक्षा का आकार 5 से 10 छात्र, एक शिक्षण कौशल पर एक ही बल दिया जाता है, पढ़ाने की अवधि 10 मिनट होती है, तत्काल प्रतिपुष्टि देने की, फीडबैक देने की व्यवस्था है, पाठ्य वस्तु कंटेंट है सीमित होता है, शिक्षण तत्वों को सूक्ष्म स्वरूप दिया जाता है। आइए दोस्तों देखते हैं फिर सूक्ष्म शिक्षण की अवस्थाएं क्या है, या तो आ जाएं अवस्थाएं या आ जाएं स्तर। तो आपसे पूछें सूक्ष्म शिक्षण की कितनी अवस्थाएं होती हैं, तो आप बताएंगे साहब कितनी होती हैं, 3 होती हैं अवस्थाएं। या फिर स्तर पूछें तो बताएंगे 3 स्तर होते हैं। पहला कौन सा है, तो यह ज्ञान प्राप्ति अवस्था, ठीक। तो ज्ञान प्राप्ति अवस्था में क्या करते हैं, इसमें छात्र अध्यापक ज्ञान प्राप्ति करते हैं इसमें, और ज्ञान को प्राप्त करने के बाद वो इसको यूज करते हैं।
तो ज्ञान प्राप्ति स्तर, ठीक। फिर है कौशल प्राप्ति स्तर, फिर कौशल लेते हैं और कौशल में जो जिस कौशल का प्रयोग करते हैं पढ़ाने में तो उसको प्राप्त कर लेते हैं, उसमें जो समस्याएं आ रही हैं उनका निराकरण कर लेते हैं और अभ्यास करके बार बार उस कौशल का अभ्यास करके और उसमें दक्षता प्राप्त कर लेते हैं। फिर लिखा है स्थानांतरण अवस्था, तो उसमें जो छात्र अध्यापक होते हैं वो जो ज्ञान प्राप्ति की और उसको कौशल के रूप में प्रयोग किया और फिर उसका स्थानांतरण करते हैं, उसको ट्रांसफर कर देते हैं, ठीक है, बालकों के समक्ष। तो ये हमारा हो गया सूक्ष्म शिक्षण की अवस्थाएं हो गई भैया। फिर हमारा है अगला कि AW एलन और रेयोन ने सूक्ष्म शिक्षण के 5 मूलभूत सिद्धांत बताए। कितने मूलभूत सिद्धांत बताए? तो आप बताएंगे 5 मूलभूत सिद्धांत बताए, ठीक। किसने? तो AW एलन और रेयोन ने बताए। तो ऐसे पेपर में आता है कि AW एलन और रेयोन ने सूक्ष्म शिक्षण कितने मूल सिद्धांत बताए? तो आप बताएंगे 5 मूल सिद्धांत बताए, ठीक। इसमें से पहला, सूक्ष्म शिक्षण एक वास्तविक शिक्षण है। इन्होंने कहा कि जो सूक्ष्म शिक्षण हम करते हैं वह समझ लो कि वास्तविक शिक्षण की हो रहा है वैसे ही है, तो वास्तविक शिक्षण है। दूसरा इन्होंने बताया कि कक्षा शिक्षण की सामान्य जटिलताओं को कम कर दिया जाता। इसका मतलब है जो वास्तविक कक्षा होती है उसमें आने वाली समस्याओं को इस सूक्ष्म शिक्षण के माध्यम से कम कर दिया जाता है, जिससे कि जो छात्र अध्यापक हैं वो उन समस्याओं को पहले ही सीख कर जाते हैं, तो वास्तविक जब शिक्षण करते हैं तो उसमें उन्हें कोई कठिनाई अनुभव नहीं होती है। अगला है हमारा तीसरा कि एक समय पर एक ही कौशल पर सीखने पर बल दिया जाता है। इसको आप याद रखें, एक समय पर केवल एक ही कौशल पर सीखने पर बल दिया जाता है। फिर इसमें जैसे कि चौथा है अपना कि तुरंत पृष्ठपोषण प्रदान किया जाता है। फीडबैक देने की व्यवस्था तुरंत है, जैसे ही वो पढ़ाएंगे वैसे ही उन्हें पृष्ठपोषण प्रदान किया जाएगा। अभ्यास क्रम की क्रिया पर अधिक नियंत्रण संभव होता है। जब इसमें क्या होता है कि फीडबैक देते तो हम इस कौशल पर बार बार अभ्यास करते और अभ्यास क्रम की क्रिया पर अधिक नियंत्रण संभव हो पाता है। फिर उस हम शिक्षण कौशल में दक्षता हासिल छात्र अध्यापकों के द्वारा कर ली जाती है। तो AW एलन के द्वारा 5 मूलभूत सिद्धांत, तो पहला वास्तविक शिक्षण है, कक्षा की सामान्य जटिलताओं को कम कर देना है और एक ही कौशल का प्रयोग करते हैं, तुरंत पृष्ठपोषण दिया जाता है और इसमें बार बार अभ्यास करके अभ्यास क्रम की क्रिया पर अधिक नियंत्रण संभव हो पाता है। अगला है दोस्तों हमारा कि सूक्ष्म शिक्षण के मुख्य सिद्धांत के बारे में बताएं कितने हैं। तो सूक्ष्म शिक्षण के जो मुख्य सिद्धांत हैं वो कितने हैं आपके सामने हैं। तो एक तो है पहला अभ्यास का सिद्धांत है। क्या है? अभ्यास का सिद्धांत। सूक्ष्म शिक्षण में छोटी छोटी इकाई, कौन सी? छोटी और छोटी इकाई में अभ्यास कराया जाता है ताकि जो छात्र अध्यापक हैं वो कक्षागत समस्याओं से अवगत हो सकें। फिर है निरंतरता का सिद्धांत। तो निरंतरता का सिद्धांत कहता है कि यह प्रक्रिया तब तक चलती रहती है जब तक कि शिक्षण कौशल में परिपक्वता हासिल ना कर ली जाए या दक्षता हासिल ना कर ली जाए उस कौशल में। जैसे कि हमने बताया था श्यामपट्ट कौशल, तो जब तक हम बार बार अभ्यास करते रहते हैं कि जब तक हमारा श्यामपट्ट कौशल पूर्ण ना हो जाए। फिर है हमारा प्रबंधन का सिद्धांत। तो इस प्रक्रिया में छात्र अध्यापक पाठ योजना शिक्षण पर्यवेक्षक के निर्देशन में करते हैं और कमियों में क्या करते हैं? सुधार करते हैं और शिक्षण का व्यवहारिक ज्ञान प्राप्त करते हैं। प्रतिपोषण प्राप्त करते हैं। किसमें? इसी में प्रतिपोषण फीडबैक मिलता है और इस शिक्षण विधि में जो छात्र अध्यापक हैं उनमें स्व मूल्यांकन का अवसर ज्यादा रहता है और फिर इसके द्वारा वो अभिप्रेरणा मौजूद रहने से शिक्षण कार्य रुचिपूर्ण लगने लगती है। फिर है हमारा इसमें मूल्यांकन। तो फिर इसमें क्या होता है? तो छात्र अध्यापक है स्वयं अपने ही द्वारा मूल्यांकन करता है, पर्यवेक्षक के द्वारा मूल्यांकन करता है और उसने क्या पढ़ाने में गलती की, क्या समस्या की, क्या गलती की और क्या चीजें सही की, क्या गलती की और क्या चीजें सही की, उनके बारे में उसे मूल्यांकन हो जाता है और जहां गलती हो तो वहां पे वो सुधार लेता और जहां पे अच्छा है उसे और अच्छा करने का
प्रयास करता है। तो सूक्ष्म शिक्षण के मुख्य सिद्धांत में अभ्यास का सिद्धांत, निरंतरता का सिद्धांत, प्रबलन का सिद्धांत और मूल्यांकन का सिद्धांत होता है। ठीक दोस्तों, अगला है हमारा सूक्ष्म शिक्षण का भारतीय प्रतिमान। तो भारतीय प्रतिमान की अगर बात करें तो इसमें एनसीईआरटी ने निम्न सुझाव दिए। ठीक है, सूक्ष्म शिक्षण का भारतीय प्रतिमान के हिसाब से क्या है, तो जो हमारी एनसीईआरटी है, एनसीईआरटी, तो इन्होंने निम्न सुझाव दिए। तो अगर हम बात करें दोस्तों, बता दें एनसीईआरटी की जो स्थापना है वो 1961 में की गई थी और इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ है, नई दिल्ली में स्थित है। इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ है, नई दिल्ली, और स्थापना हुई थी 1961 में। तो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग सूक्ष्म शिक्षण का भारतीय प्रतिमान क्या है, तो एनसीईआरटी ने बताया पहला कि छात्रों की संख्या कितनी होनी चाहिए, 5 से 10। इफेक्चुअल पॉइंट है तो 5 से 10 ही बताना है आपको भारतीय परिप्रेक्ष्य में। ठीक, एनसीईआरटी ने 5 से 10 छात्र अध्यापकों की बात की है। और छात्र सहपाठी कौन हो, तो प्रशिक्षु छात्र हो, जो छात्र अध्यापक हैं वो ही सहपाठी होने चाहिए, इनके पढ़ने वाले छात्र बनेंगे। फिर पर्यवेक्षणकर्ता कौन होगा, तो पर्यवेक्षणकर्ता होगा सहपाठी छात्र अध्यापक और पर्यवेक्षक हो सकते हैं। ठीक, अगला है सूक्ष्म पाठ की अवधि 6 मिनट होनी चाहिए। कितने मिनट, 6 मिनट एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग बताई गई। फिर सूक्ष्म शिक्षण चक्र की अवधि कितने मिनट की बताई है, 36 मिनट की। तो अगर बात करें कि एनसीईआरटी के द्वारा सूक्ष्म शिक्षण चक्र की अवधि कितने मिनट की बताई, तो आप बताएंगे 36 मिनट की। और सूक्ष्म शिक्षण चक्र है जो वो 6 चरणों में होता है। कितने चरणों में, 6 चरणों में पूर्ण हो जाता है और बार बार यही अभ्यास करते रहते हैं दोस्तों। ठीक है, तो सूक्ष्म शिक्षण का भारतीय प्रतिमान एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग देखें तो छात्रों की संख्या 5 से 10, फिर सूक्ष्म छात्र होंगे सहपाठी, पर्यवेक्षणकर्ता सहपाठी छात्र अध्यापक पर्यवेक्षक होंगे, सूक्ष्म पाठ की अवधि 6 मिनट होगी, सूक्ष्म शिक्षण चक्र की अवधि 36 मिनट की, जो 6 चरणों में पूर्ण होगी दोस्तों। अगला है हमारा कि जो सूक्ष्म शिक्षण चक्र, तो इसमें 6 चरण होते हैं। कितने चरण होते हैं, 6 चरण होते हैं। तो सूक्ष्म शिक्षण का चक्र कितने चरणों में पूर्ण होता है, तो आप बताएंगे दोस्तों कितने चरणों में होता है, 6 चरणों में होता है। ठीक है, 6 चरणों में होता है। अब इसमें है पहला चरण, तो पहला चरण में पाठ योजना बनाई जाती है। जो पढ़ाने वाला कंटेंट है उसकी पाठ योजना बनती, इसमें कोई भी समय इसमें निर्धारित नहीं है। इसके बाद दूसरा अगर कहें बात, तो दूसरा हमारा शिक्षण होता है। पाठ योजना बनाने के उपरांत हम शिक्षण कार्य करते हैं, छात्र अध्यापकों को पढ़ाते हैं और इसमें जो समय लगता है वो कितने मिनट लगता है, 6 मिनट लगता है दोस्तों। ठीक, इसके बाद फिर हम पढ़ाए गए ज्ञान को छात्र अध्यापक क्या करते हैं, प्रतिपुष्टि प्रदान करते हैं कि किस तरीके से क्या पढ़ाया है, कहाँ गलतियां की हैं, कहाँ नहीं। तो प्रतिपुष्टि 6 मिनट। आगे हमारा तीसरा हो गया ये वाला। फिर हमारा चौथा चरण, तो चौथे चरण में हम क्या करते, पुनः पाठ निर्माण। प्रतिपुष्टि मिलने के बाद पुनः पाठ निर्माण करते हैं, फिर से बनाते हैं और इसमें जो समय दोस्तों लगता है वो है 12 मिनट का समय लगता है। और वेरी इंपॉर्टेंट है क्योंकि पेपर में पूछा जाता है पुनः पाठ निर्माण में कितने मिनट का समय लगता है, तो आप बताएंगे 12 मिनट। और पुनः पाठ लग गया तो वही फिर आ गया पुनः पाठ निर्माण। और फिर हमारा अगला है 5वां, जो वो क्या है, पुनः शिक्षण करेंगे। तो पुनः शिक्षण होगा तो इसमें 6 मिनट लगता है। फिर इसके बाद 6वां हमारा अंतिम, इसमें भी 6 मिनट का समय लगता है। तो अगर हम पूरा टोटल टाइम देखें तो 6 और 6 12, 12 दूनी 24, 24 और 12 कितने हो गए, 36। तो सूक्ष्म शिक्षण चक्र की जो अवधि होती है वो होती है 36 मिनट। किसके अकॉर्डिंग, तो आप बताएंगे एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग। ठीक, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग सूक्ष्म शिक्षण चक्र की अवधि कितनी होती है, 36 मिनट होती है। ठीक, और अगर कहें AWLN के अकॉर्डिंग, ठीक है ना, AWLN साहब के अकॉर्डिंग बताओ,
सूक्ष्म शिक्षण चक्र की अवधि कितनी होती है? तो आप बताएंगे 45 मिनट की होती है। ठीक है ना। तो ये 36 मिनट का जो डिस्ट्रीब्यूशन किया ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है ना। और इसमें पाठ योजना के लिए कोई समय निर्धारित नहीं है। ठीक है। तो पहला आता है पाठ योजना, फिर आता है शिक्षण, फिर आता है प्रतिपुष्टि और फिर आता है पुनः पाठ योजना, पुनः शिक्षण और पुनः प्रतिपुष्टि। सारे 6 के हैं, सिर्फ किसको छोड़ के? पुनः पाठ निर्माण को छोड़ के। इसका समय कितना निर्धारित किया गया? 12 मिनट। किसने किया? एनसीईआरटी के द्वारा। और अगर ये पूछें कि सूक्ष्म शिक्षण चक्र की अवधि डॉक्टर एलन साहब के अकॉर्डिंग कितनी होती है, तो आप बताएंगे साहब कितनी? 45 मिनट की होती है। कितनी मिनट की होती है? 45 मिनट की होती है। बात करते हैं अब शिक्षण कौशल की। ठीक है। शिक्षण कौशल कि शिक्षण कौशल क्या होते हैं? तो किसी कार्य को अच्छी तरह से करने के लिए बार बार अभ्यास करना, बार बार क्या करना? अभ्यास करना होता है। और जब अभ्यास क्रम पूरा हो जाता है तब कहा जाता है कि हमने उस कार्य के प्रति कुशलता प्राप्त कर ली। शिक्षण में कुशलता को शिक्षण कौशल कहते हैं। ठीक है। यानी क्या हुआ? कोई भी कार्य है अच्छी तरह से करने के लिए बार बार अभ्यास करते हैं सबसे पहले, तो अभ्यास पर विशेष फोकस किया गया है। और जब अभ्यास क्रम पूरा हो जाता, बार बार अभ्यास करेंगे तो जो कंटेंट है वो हमें क्या हो जाता? आत्मसात हो जाता, हमारे मस्तिष्क के चेतन मन में रहता है। तब कहा जाता है कि हमने उस कार्य के प्रति कुशलता प्राप्त कर ली। शिक्षण में कुशलता को शिक्षण कौशल कहते हैं। शिक्षण कौशल अर्थात शिक्षण कार्य में कुशलता। फिर है हमारा, अगर देखें कि शिक्षक द्वारा शिक्षण कार्य करते समय अपनाए जाने वाले व्यवहारिक तौर तरीकों के समूह को क्या कहते हैं? तो आप बताएंगे शिक्षण कौशल। फिर देखें शिक्षक द्वारा शिक्षण कार्य जब वो करता है तो उस समय अपनाए जाने वाले जो व्यवहारिक तौर तरीके के समूह को शिक्षण कौशल कहते हैं। शिक्षण कौशल से शिक्षण बिंदुओं का ज्ञान होता है। किसका? शिक्षण बिंदुओं का ज्ञान होता है। शिक्षण के 3 पहलू का ज्ञान कराने में शिक्षण कौशलों की आवश्यकता होती है। 3 जो पहलू हैं शिक्षण कौशल के, वो है ज्ञान कराने में उसकी आवश्यकता होती है। ज्ञान कराने में शिक्षण कौशलों की आवश्यकता होती है। तो बात आप समझ गए होंगे कि शिक्षण कौशल का मतलब है कि जब हम किसी कार्य को बार बार करते हैं तो उसमें कुशलता प्राप्त हो जाती है और वह कार्य हम तुरंत जल्दी कम समय में तीव्र गति से कर लेते हैं। तो शिक्षण में कुशलता को ही शिक्षण कौशल कहते हैं। फिर बात करते हैं शिक्षण कौशल की परिभाषा के बारे में। तो प्रोफेसर जो बी के पास ही हैं, उन्होंने कहा यह संबद्ध शिक्षण व्यवहारों का वह स्वरूप होता है जो कक्षा की विशिष्ट अंतःप्रक्रिया परिस्थितियों को उत्पन्न करता है, जो शैक्षिक उद्देश्यों को प्राप्त करने में सहायक होते हैं और छात्रों को सीखने में सुगमता प्रदान करते हैं। कुल मिला के ये है कि जब शिक्षण कार्य करने के लिए छात्र अध्यापक जाते हैं या हम शिक्षण कार्य कराते हैं तो ऐसी टेक्निक्स, ऐसे स्किल का डेवलप पहले ही से कर लेते हैं जिससे हमारे जो छात्र हैं उनके सीखने में क्या हो? सुगमता मिले। तो उन्होंने बी के पासी ने यही कहा कि यह संबद्ध शिक्षण व्यवहारों का स्वरूप होता है जो कक्षा की विशिष्ट अंतःक्रिया परिस्थितियों को उत्पन्न करता है, जो शैक्षिक उद्देश्यों को प्राप्त करने में सहायक होते हैं और छात्रों को सीखने में सुगमता प्रदान करते हैं। प्रोफेसर बी के पासी की। फिर शिक्षण कौशलों की संख्या का निर्धारण। अब वैसे शिक्षण कौशल कितने हैं इस बात की चर्चा हुई, तो इसमें अलग अलग जो साइकोलॉजिस्ट है उन्होंने अपने हिसाब से शिक्षण कौशलों का निर्धारण किया है। आइए देखते हैं एक एक करके कि उन्होंने किसने क्या बताया। तो प्रोफेसर जो पासी हैं उन्होंने शिक्षण कौशलों की संख्या कितनी बताई? 13 बताई। तो आप डायरेक्ट इस फैक्चुअल पॉइंट को याद रखें कि प्रोफेसर पासी ने और शिक्षण कौशलों की संख्या कितनी बताई? 13। एलन और हमारे जो एलन साहब हैं और रॉयन ने शिक्षण कौशलों की संख्या कितनी बताई? 14 प्रमुख शिक्षण कौशलों को प्रमुख माना।
अगली बात करते हैं, तो बॉन एवं उनके सहयोगियों ने शिक्षण कौशलों की संख्या कितनी मानी है, तो 18। और एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग देखें तो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग शिक्षण कौशलों की प्रमुख माने कितने, 19। तो अपनी जो भारत की परिप्रेक्ष्य में देखें तो एनसीईआरटी ने 19 और प्रोफेसर पासी ने कितने बताए, 13। फिर जंगीरा ने शिक्षण कौशलों की संख्या कितनी बताई, तो 20 बताई। तो याद रखेंगे कि पासी साहब ने कितने शिक्षण कौशल बताए, 13। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, इंपोर्टेंट, ठीक है। और एलन साहब ने कितने बताए, तो 14 बताए, ठीक। और बॉन ने कितने बताए, तो 18। और एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग देखें तो कितने बताए, 19। और जंगीरा ने शिक्षण कौशलों की संख्या कितनी बताई, 20 बताई। इसको आप याद रखें कि प्रोफेसर पासी ने 13 बताए और जो एलन और रॉयन है उनने कितने बताए, 14। और अपनी जो एनसीईआरटी है उन्होंने कितने बताए, इसमें शिक्षण कौशलों की संख्या 19 बताई दोस्तों, ठीक। आपको बता दें कि यदि आपको अच्छा मजा आ रहा हो पढ़ने में, कंटेंट में आपको दम लग रहा हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक कर लें। अधिक से अधिक इसको शेयर करें जिससे पढ़ने वाले छात्रों तक यह कंटेंट पहुंच सके। बात करते हैं शिक्षण कौशल की, ठीक है ना। तो शिक्षण कौशल में बात करेंगे कि जो भारतीय परिप्रेक्ष्य है, भारतीय परिप्रेक्ष्य में, और हमारे जो प्रोफेसर पासी साहब है, बी के पासी, उन्होंने 1976 ने 13 शिक्षण कौशलों को महत्वपूर्ण बताया जो निम्नलिखित हैं। तो 13 जो शिक्षण हैं उनके बारे में देखते। तो पहला उन्होंने बताया कि अनुदेशन उद्देश्यों को लिखना, दूसरा पाठ की प्रस्तावना, तीसरा प्रश्नों की प्रभावशीलता, ये सारे क्या हैं, शिक्षण कौशल। चौथा है अनुशीलन या खोजक प्रश्न, जब हम, फिर है पांचवा व्याख्या देना, छठवां है उदाहरण के साथ दृष्टांत देना, फिर सातवां है उद्दीपन परिवर्तन, फिर है आठवां मौन एवं अशाब्दिक संकेत, सिर हिलाना इस टाइप का। फिर हमारा अगला है पुनर्वलन, ये भी कौशल है। फिर हमारा है 10 छात्रों की सहभागिता बढ़ाना, और फिर हमारा है 11 श्याम पट्ट का प्रयोग, और फिर है 12 समापन की प्राप्ति, और फिर है 13 व्यवहार की पहचान एवं ध्यान। तो ये हमारे 13 जो शिक्षण कौशल हैं वो किसने बताए, प्रोफेसर पासी ने बताए। तो ये आपको याद रखने की कौन कौन है, एक बार फिर से देखते हैं दोस्तों, एक बार इसको फिर से देखते हैं। क्या कि अनुदेशन उद्देश्यों को लिखना, पाठ की प्रस्तावना, प्रश्नों की प्रभावशीलता, अनुशीलन या खोजक प्रश्न, व्याख्या देना, उदाहरण के साथ दृष्टांत देना, और उद्दीपन परिवर्तन, मौन और अशाब्दिक संकेत, पुनर्वलन, छात्रों की सहभागिता बढ़ाना, और श्याम पट्ट का प्रयोग करना, समापन की प्राप्ति, और अगर कहें व्यवहार की पहचान एवं ध्यान। तो ये प्रोफेसर पासी के 13 जो शिक्षण कौशल उन्होंने बताए, तो उसकी ये क्या है, पूरी लिस्ट है। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। तो उसमें से महत्वपूर्ण जो हैं शिक्षण कौशल, उनका हम अध्ययन करेंगे और इसके बारे में जानेंगे। तो हमारा है पाठ प्रस्तावना कौशल, ये बहुत ही वेरी इंपोर्टेंट है, महत्वपूर्ण है। पाठ प्रस्तावना कौशल, तो किसी भी शिक्षण की शुरुआत का प्रथम जो चरण है वो क्या होता है, प्रस्तावना कौशल। कोई भी पाठ पढ़ाएं तो उसका प्रथम चरण प्रस्तावना कौशल होती। तो प्रस्तावना से आशय भूमिका या विषय वस्तु की सामान्य जानकारी से होती है कि जो उसको पाठ पढ़ाया जा रहा है उसके पूर्व ज्ञान से जोड़ सकें। किसी पाठ को पढ़ाने से पहले प्रस्तावना कौशल का प्रयोग किया जाता है। कोई भी पाठ पढ़ाएं तो उस पढ़ाने से पहले प्रस्तावना जो कौशल है उसका प्रयोग किया जाता है। प्रस्तावना कौशल के प्रयोग में सर्वप्रथम शिक्षक पढ़ाए जाने वाले पाठ के बारे में प्रश्न करता है, अर्थात उनके पूर्व ज्ञान को जी ध्यान रखना है। तो पाठ प्रस्तावना कौशल का संबंध किससे होता है, पूर्व ज्ञान से। तो उनके पूर्व ज्ञान को नई जानकारी से जोड़ते हुए शिक्षण करता है। प्रस्तावना कौशल में ज्ञात से अज्ञात सूत्र का अनुसरण किया जाता है।
कि ज्ञात जो पूर्व ज्ञान है और फिर जो हमें नवीन ज्ञान देना है तो वो क्या हो गया उनके लिए अज्ञात। तो ज्ञात से अज्ञात सूत्र का अनुसरण किया जाता है प्रस्तावना कौशल में। प्रस्तावना कौशल के अगर घटक की बात करें कि क्या क्या घटक हैं इसमें, तो सबसे पहले तो हमारा है पूर्व ज्ञान। ठीक है, पूर्व ज्ञान छात्रों को क्या है वह पूछा जाता है उनसे प्रस्तावना कौशल के माध्यम से। फिर उद्देश्य और सहायक सामग्री। फिर है तीसरा हमारा प्रश्नों का मुख्य पाठ से संबंध, जो भी प्रश्न बनाएंगे हम उसे उस पाठ से संबंधित रखेंगे। समुचित अवधि, ठीक है, समुचित अवधि में ये सारी बातें कर लेते हैं पूर्व ज्ञान की। और छात्रों की रुचि व प्रेरणा, और जो छात्रों की इससे क्या होता, छात्रों की जो रुचि है पाठ के प्रति उन्हें प्रेरणा मिलती है और वह उस पाठ को अच्छे से अध्ययन कर पाते हैं एकाग्रता के साथ दोस्तों। तो पाठ प्रस्तावना जो कौशल है इसका जो संबंध है वो आपको याद रखना पूर्व ज्ञान से संबंधित है। किससे है, पूर्व ज्ञान से संबंधित है। अगला दोस्तों शिक्षण कौशल है हमारा उद्देश्य कथन। ठीक है, तो प्रस्तावना कौशल के बाद शिक्षण का अगला जो चरण होता है वो क्या होता है, उद्देश्य कथन। तो अगर पूछें कि प्रस्तावना कौशल के बाद शिक्षण का अगला चरण क्या होता, तो आप बताएंगे उद्देश्य कथन होता। प्रस्तावना कौशल के बाद छात्रों में नवीन ज्ञान के प्रति जिज्ञासा होती है। ठीक है, तो उद्देश्य कथन इसी दिशा में एक क्या है, सोपान। जैसे हमें भारत देश पढ़ाना है, ठीक है ना, तो हम जब भारत देश पढ़ाएंगे पाठ को तो हम पहले भारत देश से संबंधित प्रश्न करेंगे, और भारत देश से संबंधित जब प्रश्न करेंगे तो ये पूछेंगे कि विश्व के कुछ देशों के नाम बताएं, उनमें नाम बताएंगे। फिर एक मैप दिखा देंगे, मानचित्र दिखा देंगे, और मानचित्र में पूछेंगे साहब कि ये वाला जो चित्र है वो किसका है, तो सब लोग उत्तर देंगे किसका है, भारत का है। तो कहेंगे हम किस देश में रहते हैं, तो हम रहते हैं किसमें, भारत। तो हमारा उद्देश्य कथन होगा कि तो छात्रों या बच्चों आज हम लोग, और इन्वर्टेड कॉमा लगाएंगे और कहेंगे भारत देश का अध्ययन करेंगे। तो ये हमारा उद्देश्य कथन इसके अंतर्गत आ जाएगा। अगला है प्रश्न कौशल दोस्तों। क्या है हमारा, प्रश्न कौशल है। ठीक, तो प्रश्न कौशल की यदि बात करें तो इसमें जिज्ञासा को शांत करने के लिए प्रश्न उठता है। जब छात्र पढ़ते हैं तो उनकी जिज्ञासा है जो उसको शांत करने के लिए प्रश्न उठता है। फिर उस उत्तर से विद्यार्थी को धीरे धीरे पाठ सामग्री बोधगम्य होने लगती है। इसके माध्यम से अध्यापक व विद्यार्थी अंतःक्रिया करते हैं। क्या करते हैं, अंतःक्रिया करते हैं, और जिससे छात्रों में विषय वस्तु के प्रति आकर्षण बना रहता है। अंतःक्रिया होना कक्षा में जरूरी है। अगर अध्यापक ही बोलता रहेगा तो बच्चे हैं जो छात्र हैं वो नीरस हो जाएंगे। तो अध्यापक को और छात्रों को बिजी रखने के लिए, बिजी का मतलब है दोनों में संप्रेषण होने के लिए क्या जरूरी है, अंतःक्रिया। और इसी को ब्रेकर ने कहा है कि कौशल जिज्ञासा के साथ ज्ञान को स्वयं अन्वेषित करने की ओर प्रेषित करने वाला होना चाहिए। यानी जो कौशल जिज्ञासा के साथ ज्ञान को स्वयं अन्वेषित करने की ओर प्रेरित करने वाला होना चाहिए। जिज्ञासा ज्यों-ज्यों गहरी होती जाती है ज्ञान भी क्या होता है, बढ़ता चला जाता है। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा प्रश्न कौशल हो गया। अगला है दोस्तों उद्दीपन परिवर्तन कौशल। उद्दीपन परिवर्तन कौशल तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है, पेपर की दृष्टि से बहुत आता है। ठीक, इसमें आइए देखते हैं क्या है कि शिक्षक अपने छात्र से कोई अपेक्षित अनुक्रिया की प्राप्ति के लिए किसी उद्दीपक का प्रयोग करता है। जैसे हाव भाव करना, ठीक है ना, शरीर संचालन करना, शरीर को संचालन करना। जैसे कि अगर पढ़ा रहे हैं कि वर्षा वाली कोई कविता तो हाथों से बारिश कर देना, ठीक है ना। और कहा आवाज में उतार चढ़ाव, तो जब हम उतार चढ़ाव करते हैं, जैसे कि बुंदेले हर बोलों की हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। तो आवाज में हमारी उतार चढ़ाव होना चाहिए। और मौन अभिव्यक्ति भी करते हैं, कभी कभी चित्र दिखाकर भी करते हैं, इशारा करना,
वस्तु या श्याम पट्ट या मैप दिखाना इत्यादि कई प्रकार के क्या हैं, उद्दीपक हैं। तो पेपर में यहां से क्वेश्चन बनता कि हाव भाव, शरीर संचालन करना, आवाज में उतार चढ़ाव, मौन अभिव्यक्ति है जो वो किस कौशल है, जो किस कौशल के उदाहरण, किस कौशल के अंतर्गत आते हैं, तो आप बताएंगे उद्दीपन परिवर्तन कौशल के अंतर्गत। हाव भाव का यहाँ पे मतलब है जैसे कि आप तितली उड़ी, उड़ के चली, ठीक है, इसको बता रहे, तो तितली को उड़ा दें हाथ हिला के आप, और बच्चों से भी कहें कि आप भी हाथ इसमें हिलाएं, तो उन्हें हाव भाव उद्दीपन परिवर्तन कौशल के हिसाब से उन्हें बहुत मजा आएगा पढ़ने में, और उसके द्वारा वो आगे पूरी कविता को सीख लेंगे। दोस्तों अगर मजा आ रहा हो तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर क्लिक कर दें, अधिक से अधिक भैया इसको शेयर कर देना। दोस्तों अगला है हमारा उदाहरण कौशल। तो उदाहरण कौशल या इसी को कहते हैं दृष्टांत कौशल। क्या कहते हैं, दृष्टांत कौशल कहते हैं दोस्तों इसी को। अब क्या होता है इसमें कि कई बार विद्यार्थियों के सामने किसी सिद्धांत, नियम, अमूर्त कोई विचार को स्पष्ट करना कठिन हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में अध्यापक उदाहरण या दृष्टांत कौशल से समझाने का प्रयास करता है। अध्यापक कठिन विषय को इसके माध्यम से आसानी से समझाया जा सकता है, आसानी से समझा देता है। कोई भी हम उदाहरण देके और किसी भी परिभाषा, नियम को हम बड़े सरलता पूर्वक समझा सकते हैं, जिससे कि छात्र हैं उसको आत्मसात कर लें। तो ये हो गया हमारा उदाहरण कौशल। इसी को क्या कहते हैं, दृष्टांत कौशल। तो अगर कहें कि कोई सिद्धांत हो, नियम हो, अमूर्त कोई विचार हो, नवीन कोई अमूर्त कोई विषय हो, तो उसको अगर स्पष्ट करना कठिन है तो हम किसका प्रयोग करेंगे, तो आप बताएंगे उदाहरण कौशल का या दृष्टांत कौशल का प्रयोग करेंगे। दोस्तों अगला है हमारा खोजपूर्ण प्रश्न कौशल। इसमें क्या होता है दोस्तों, शिक्षक अपने विद्यार्थियों से गहन अध्ययन व गहराई तक पहुंचाने के लिए खोजपूर्ण प्रश्न करता है या पूछता है दोस्तों, जिसमें नई खोज, कल्पना, नवीन जानकारी आदि प्राप्त करने के लिए प्रेरित करता है। तो इसमें जब अध्यापक देख लेता है कि विद्यार्थी हैं उसको गहन अध्ययन करवाना है, जैसे प्रतिभाशाली बालक और भी हैं, तो गहराई तक अध्ययन कराने के लिए अध्यापक कौन से प्रश्न करता है, तो आप बताएंगे खोजपूर्ण प्रश्न करता है। खोजपूर्ण प्रश्न के द्वारा बालक है जो वो गहन अध्ययन करता है, क्या गहन अध्ययन में रुचि लेता है और उस कंटेंट को गहराई तक समझता है, आत्मसात करता है। अगला है दोस्तों हमारा प्रश्न सहजता कौशल। प्रश्न सहजता कौशल कक्षा शिक्षण में प्रश्न पूछने की प्रक्रिया का बड़ा महत्व है। इससे क्या होता, अंतःक्रिया होती है और हमारी जो कक्षा है वह कभी बोझिल नहीं होती। प्रश्न के माध्यम से अध्यापक बालक को अधिक क्या बनाता है, चिंतनशील बनाता है तथा छात्रों के ज्ञान, बोध, रुचि और अभिवृत्ति का पता रहता है। प्रश्न पूछता है तो उसे पता रहता कौन सा जो बालक है पढ़ रहा है, कौन सा नहीं पढ़ रहा है। तो सारी बातों को चिंतनशील बनाता है, पता रहता है। सहज प्रश्न कौशल का अर्थ है प्रश्न एवं शिक्षण की भाषा सरल हो। क्या हो, सरल हो। प्रश्न और शिक्षण की भाषा सरल हो, जिससे सभी कक्षा के जो विद्यार्थी हैं वह उस ज्ञान को आत्मसात कर सके, बोधगम्य उन्हें वह सामग्री हो सके। अध्यापक को प्रश्न पूछते समय धैर्य व सहानुभूति पूर्ण व्यवहार करना चाहिए। धैर्य रख के पूछना चाहिए, जल्दबाजी में नहीं, सिंपैथी होनी चाहिए और पूर्ण व्यवहार करना चाहिए, सहानुभूति पूर्ण व्यवहार उन्हें करना चाहिए। तो ये हमारा हो गया प्रश्न सहजता कौशल। तो अगर कहें प्रश्न सहजता कौशल से अध्यापक छात्रों में क्या उत्पन्न करना चाहता, तो उन्हें चिंतनशील बनाता है बालक, चिंतनशील
संवेदनशील बनाता है दोस्तों, जिससे वो सोचने समझने लगे। अगला है हमारा वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी है, इसको आप सभी नोट कर लें, स्क्रीनशॉट ले लें। कक्षा शिक्षण में प्रश्न पूछने की प्रक्रिया का बड़ा महत्व है। अध्यापक बालक से प्रश्न पूछता है और विद्यार्थी से उत्तर प्राप्त करने के लिए के उपरांत उनको क्या करता है, पुनर्वलन प्रदान करता है। जैसे कि आपने पूछा कि बताओ कि कनाडा की राजधानी कहाँ है, तो किसी छात्र ने बताया कि ओटावा है। क्या है, ओटावा। तो उस छात्र को कुछ ना कुछ तो मिलना चाहिए, तो क्या मिलना चाहिए, पुनर्वलन। क्या मिलना चाहिए, पुनर्वलन। पुनर्वलन देते, पुनर्वलन का मतलब जैसे गुड बोल दिया, वेरी गुड बोल दिया, शाबाश बोल दिया, ये सारे पुनर्वलन के उदाहरण हैं। तो इसमें क्या कहा गया कि जब छात्र अध्यापक या छात्र या अध्यापक है जो वो प्रश्न पूछता है और बालक उसका उत्तर दे देते हैं, तो अध्यापक को चाहिए कि उसे प्रोत्साहन दे। तो प्रोत्साहन के रूप में उसे क्या देते, पुनर्वलन प्रदान किया जाता। तो विद्यार्थी प्रोत्साहन मिलने पर उस व्यवहार को क्या बार बार दोहराते हैं, और जब भी प्रश्न पूछा जाएगा तो वो बढ़ चढ़कर उन्हें हिस्सा लेगा और प्रश्नों के उत्तर का जवाब देगा। पुनर्वलन की बात करें तो पुनर्वलन दो प्रकार के होते। पुनर्वलन कितने प्रकार के होते, दो। पहला है धनात्मक पुनर्वलन, इसमें पुरस्कार आता है, प्रशंसा आती है और शाबाशी आती है। और ऋणात्मक पुनर्वलन में क्या आता, डांटना है, फटकारना है। जी किसके उदाहरण हैं, ऋणात्मक पुनर्वलन के। तो इसको याद रखें, ऐसे प्रश्न बन सकता। कौन सा धनात्मक पुनर्वलन नहीं है, पुरस्कार, प्रशंसा, शाबाशी, डांटना। तो ऑप्शन हो जाएगा क्या, डांटना। तो दो याद रखें कि ऋणात्मक पुनर्वलन डांटना, फटकारना, और धनात्मक पुनर्वलन पुरस्कार है, प्रशंसा है और शाबाशी है। इसी के साथ भैया ये पुनर्वलन कौशल भी आपका समाप्त हुआ। दोस्तों मैंने ये सारा सूक्ष्म शिक्षण आपको करा दिया, ठीक है। पूरा जो माइक्रो टीचिंग है उसके सारे जितने भी कंटेंट थे मैंने आपको करा दिए। अब आते हैं महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर की श्रृंखला। तो इसमें प्रश्न जैसे पूछा गया कि सूक्ष्म शिक्षण क्या है, तो आप बताएंगे शिक्षण प्रशिक्षण क्या है, विधि। सूक्ष्म शिक्षण का अन्य नाम क्या है, सूक्ष्म शिक्षण का अन्य नाम, तो आप बताएंगे स्केल्ड डाउन टीचिंग भी कहते हैं इसको। क्या कहते हैं, स्केल्ड डाउन टीचिंग भी कहते हैं दोस्तों, ठीक है, स्केल डाउन टीचिंग भी कहते हैं हम। प्रस्तावना कौशल का मुख्य घटक क्या होता, तो किससे संबंधित होती, पूर्व ज्ञान से संबंधित होती प्रस्तावना कौशल। फिर है वेरी इंपोर्टेंट, ये है शिक्षण मशीन के आविष्कारक कौन है, तो सिडनी एल प्रेसी। सिडनी एल प्रेसी ने और शिक्षण मशीन का आविष्कार किया था। सूक्ष्म शिक्षण अधिगम के किस सिद्धांत पर आधारित है, तो आप बताएंगे स्किनर का अधिगम सिद्धांत पर। स्किनर चाप के इन्होंने पुनर्वलन से संबंधित अधिगम सिद्धांत दिए थे, तो वही इसमें आता है। तो आप बताएंगे सूक्ष्म शिक्षण अधिगम के किस सिद्धांत पर आधारित है, तो स्किनर का अधिगम सिद्धांत। फिर एलन के अनुसार सूक्ष्म शिक्षण चक्र की अवधि, देखो चक्र की अवधि कितनी है, 45 मिनट दोस्तों। और अगर कहें कि एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग, तो आप बताएंगे कितने मिनट, 36 मिनट। सूक्ष्म शिक्षण चक्र में पुनः योजना सत्र की अवधि कितनी होती है, तो दोस्तों कितनी होती है, 12 मिनट होती है। फिर अगला है जो शिक्षक का सच्चा मित्र कहलाता है, तो वो होता है सच्चा मित्र कौन, श्यामपट्ट। और शिक्षक को श्यामपट्ट पर कितने कोण पर खड़ा होना चाहिए दोस्तों, तो आप बताएंगे 45 अंश के कोण पर खड़ा होना चाहिए, जिससे सभी छात्रों को साफ साफ लिखते समय आप लिखते भी जाएंगे और उनको साफ साफ दिखता भी रहे। तो एक कुछ माइक्रो टीचिंग से संबंधित प्रश्न उत्तर आपको मैंने करा दिए। और अब बारी आती है किसकी, अब आती है बारी आपकी दोस्तों। थैंक्स फॉर वाचिंग दिशा क्लासेस BWR यूट्यूब चैनल। इसको सभी लोग सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर क्लिक कर लें, और अधिक से अधिक भैया इसको शेयर कर दें, जिससे ज्ञान है जो बढ़े और सभी की पहुंच तक हो सके। आशा करता कि यह जो कंटेंट है आप सभी तक पहुंचाएंगे।
जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों। मैं आपके साथ कौन, विनोद रायकवार। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिशा क्लासेस BWR।